आज हम आर्थिक महामंदी इसको समझेंगे कि विश्व में आर्थिक महामंदी के क्यों आई, उसके क्या क्या कारण रहे और आर्थिक महामंदी के जो विभिन्न कारणों में पहला कारण है महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण, कृषि एवं उद्योगों का यंत्रीकरण, उत्पादक की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट, स्वर्ण की कमी, आर्थिक राष्ट्रीयता, बाल स्ट्रीट संकट, आर्थिक महामंदी का प्रसार, आर्थिक महामंदी से निपटने का प्रयास। तो ये है आर्थिक महामंदी के कारण। आर्थिक महामंदी विश्व में आने का जो कारण था कि अधिक से अधिक जो विभिन्न राष्ट्र महायुद्ध में शामिल हुए, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उस समय उन्हें अधिक से अधिक हथियारों की आवश्यकता, जिसमें उन्होंने अपना अधिक से अधिक धन खर्च किया, और उस समय औद्योगिकरण के कारण अधिक से अधिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो उत्पादन में अधिक वृद्धि और उसकी खपत कम। इसके अतिरिक्त जो धन था विभिन्न राष्ट्रों का, वो सैनिक कार्यों में खर्च हो रहा था। तो इस उत्पादन में जब अधिक वृद्धि होती है तो उसका मतलब मुनाफा उतना नहीं हो पाता है, और बेरोजगारी बढ़ना, बेकारी बढ़ना, ये भी आर्थिक मंदी में के कारण बनते हैं। क्योंकि आर्थिक मंदी के जो स्थिति है वो किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होना, मतलब मुद्रा की वैल्यू डाउन होना, और इसके लिए उस राष्ट्र की नीतियां ही जिम्मेदार होती हैं। तो आज हम इसको विस्तार से आर्थिक महामंदी के कारणों के पर प्रकाश डालेंगे। 1929 ईस्वी तक यूरोप प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पा चुका था। मतलब 1929 ईस्वी तक तो यूरोप में स्थिति ठीक थी, लेकिन स्थिति खराब कब होती है? 1929 के बाद। लगभग सभी देशों का बजट संतुलित हो चुका था, संसार की दशा पहले से बहुत अच्छी थी और वह अभूतपूर्व गति से समृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा था। तो 1929 तक जो विभिन्न देश थे उनकी दशा अच्छी थी, क्योंकि किसी प्रकार का बड़ा मतलब युद्ध न होना और औद्योगिक विकास और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। तो इससे क्या है कि राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और लोगों की दशा में भी सुधार हुआ था। आर्थिक महामंदी अक्टूबर 1929 में संसार की परिस्थिति अचानक बदल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में इतनी जोरदार गिरावट आरंभ हुई कि उसके परिणाम स्वरूप सभी वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ गिरने लगी। क्या करने लगी? गिरने लगी। क्योंकि जब शेयर बाजार में अमेरिका की गिरावट हुई तो वस्तुओं का भी अवमूल्यन, मतलब वस्तुओं की जो कीमतें वो तेजी के साथ गिरी। सभी देशों में मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगा। बैंकों के लिए रुपया अदा करना कठिन हो गया। अनेक बैंक दिवालिया हो गए, मतलब बैंकों की स्थिति खराब। बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए और लाखों मजदूर बेकार हो गए। मतलब जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं तो उनका रोजगार भी छिन जाएगा और इससे उनकी आर्थिक संकट पैदा होगा। 1931 ईस्वी तक आर्थिक मंदी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मतलब आर्थिक मंदी की जो एक तरह से अपनी चरम सीमा पर आर्थिक मंदी। इसके बाद है आर्थिक महामंदी के कारण। तो कौन कौन से कारण है? नंबर 1 कारण महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां।
कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्थिक महामंदी का एक कारण प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां हैं। क्या है? उत्पन्न परिस्थितियां। महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो भी इस आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। इसका तर्क यह है कि इससे पूर्व लड़े गए युद्धों जैसे नेपोलियन के युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट, अमेरिका का गृह युद्ध और फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद भी आर्थिक महामंदी आई थी। तो इसका तर्क ये दिया जाता है विद्वानों के अनुसार कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों जिम्मेदार है इसके लिए, तो इससे पूर्व भी जो और युद्ध हुए उसके बाद भी आर्थिक मंदी देखने को मिलती है, जैसे कि नेपोलियन के युद्ध, अमेरिका का गृह युद्ध, फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद आर्थिक मंदी आई थी। युद्ध की स्थिति में अत्यधिक उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि उत्पादन वही रहता है लेकिन उसकी खपत में कमी, और मजदूरी की दर, रोजगार मुनाफे में वृद्धि होती है। युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ समय तक यह वृद्धि बढ़ी रहती है, किंतु उसके बाद मंदी आ जाती है। मतलब युद्ध जब चल रहा होता है तो उसी समय मतलब उत्पादन तो उसी गति से हो रहा होता है और कुछ समय तक वैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन उसके बाद अचानक मुद्रा का अवमूल्यन होता है, गिरावट आती है और आर्थिक मंदी आ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप जितना भयंकर था उतना ही आर्थिक मंदी का स्वरूप सामने निकलकर सामने आया। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से विभिन्न देशों को बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी, और जनधन को देखें तो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, बड़े और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए, और असैनिक भी काफ़ी संख्या में हताहत हुए और मारे गए। तो इस प्रकार से जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसी नुकसान की दृष्टि से देखें तो आर्थिक मंदी का भी स्वरूप वैसा ही एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक रूप में उभरकर सामने आया है। इसके बाद है क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण। अब क्षतिपूर्ति युद्ध ऋण क्या है कि जब देश युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय उनको धन की आवश्यकता थी, उन्होंने कर्ज लिया दूसरे देशों से और ऋण लिए, लेकिन अब ऋण चुकाना भी था और ऋण चुकाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपना धन वापस कर सकें जो कर्ज लिया है। तो ये स्थिति भी बाद में आर्थिक मंदी का कारण बनती है। जैसे क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋणों की समस्याओं में भी आर्थिक महामंदी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त होने की आशा थी, तो यूरोप के मित्र राष्ट्र थे वो जर्मनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की आशा रख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये आशा निराशा में बदल गई तो उन्होंने युद्ध ऋण चुकाने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि कोई भी देश, कमजोर देश दूसरे देश से ऋण लेता रहे और कर्ज चुकाए नहीं तो उसको बाद में नकारात्मक उत्तर ही मिलता है। ऐसा ही मित्र राष्ट्रों के साथ भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे अदा करें। तब अमेरिका ने उनको आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया और अमेरिका ने जो ऋण दे रखे थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों को उन्होंने भी बंद कर दिया कि हमारे पास भी इतना धन नहीं कि हम बांट सकें, उसको ऋण के रूप में दे सकें। परिणाम यह निकला कि सभी का व्यापार वाणिज्य कम हो गया और अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो कोई भी देश हो अगर वो ज़्यादा ऋण ले लेता है और उसकी स्थिति सदैव आर्थिक रूप से बिगड़ी रहे तो ऋण जब मिलना बंद हो जाता है तो उस देश की मुद्रा, उस देश का पतन निश्चित है। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। कृषि एवं उद्योगों का यंत्रीकरण। तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कृषि उपज एवं औद्योगिक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन आर्थिक महामंदी का एक मुख्य कारण था। तो कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि जब युद्ध चल रहा तो कृषि और उपज एवं औद्योगिक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना भी आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण माना जा सकता है। इस संबंध में
विलियम ग्रीन ने लिखा है कि 1919 ईस्वी में श्रमिक जिस काम को 52 घंटों में करता था, कितने घंटों में? 52 घंटों में। अब 1930 ईस्वी में वह उसी काम को 30 घंटों में करने लगा। कितने घंटे में? 30। पहले 52 घंटे, अब 30 घंटे, यानी काम में तेजी आती है। परंतु इससे बेकारी बढ़ी, बेकारी में वृद्धि हुई क्योंकि यंत्रीकरण बढ़ा, मशीनें काम करने लगी। जब मशीनें काम करने लगी तो लोगों की आवश्यकता कम पड़ी और कम समय में अधिक उत्पादन। तो इससे जब मजदूरों को निकाला गया, वो मतलब बेरोजगार हुए। बेकारी बढ़ने से उत्पादन के मूल्यों में गिरावट आने लगी, क्योंकि जब माल अधिक उत्पादित हो रहा है और उसकी खपत कम है तो फिर उसके मूल्यों में गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको उपभोक्ता जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन का क्या मतलब। बढ़ती हुई बेकारी आर्थिक महामारी का कारण बन गई। इसका आर्थिक महामारी का कारण बन जाती है बढ़ती बेकारी। उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट, ये भी एक कारण है आर्थिक महामंदी का। उत्पादन की तो अधिकता और क्रय शक्ति मतलब उसके उपभोग में कमी आना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा कुछ वर्षों के बाद तथा उत्पादन में वृद्धि होती गई और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी उतनी तेजी से वृद्धि हुई। मतलब उत्पादन में वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि। कारण यंत्रीकरण, मशीनीकरण, उद्योगों को अधिक से अधिक लगाना। बेकारी बढ़ने से लोगों विशेषकर श्रमिकों की क्रय शक्ति में गिरावट आई। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में उत्पादन इतना हुआ कि गोदाम भर गए। मतलब उत्पादन इतना कर दिया, कंपटीशन इतना प्रतिस्पर्धा थी कि गोदाम के गोदाम भर गए और उनको खरीदने वाला कोई नहीं। और इधर मजदूरों को निकाल दिया, श्रमिकों को निकाल दिया तो क्रय शक्ति तो उनकी गिरावट आई। तो इस तरह से और खपत कमी थी। मजदूरों की छटनी और तैयार माल को मूल्य गिराकर बेचने का प्रयास किया गया, जिससे आर्थिक महामंदी की गति को बल मिला। तो इस प्रकार से जब मिल मालिक या उद्योगपति थे, उन्होंने देखा कि खरीदने वाला कोई नहीं, कस्टमर नहीं है उस वस्तु के, तो फिर उन्होंने उसको कम मूल्यों पर बेचना शुरू कर दिया और इतने कम हो गए कि मुद्रा की वैल्यू डाउन हो गई और मजदूरों की छटनी से उनकी स्थिति भी आर्थिक रूप से बिगड़ गई। इसके बाद स्वर्ण की कमी। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। ठीक है, युद्ध काल में बहुत से देशों ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया था। मतलब स्वर्ण को विशेष महत्व नहीं दे रहे थे और उसकी वैल्यू को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो युद्ध से जूझ रहे। युद्ध काल में बहुत से देशों में स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया। 1923-24 ईस्वी में अधिकांश देशों ने स्वर्ण मान को पुनः अपना लिया कि क्योंकि मुद्रा की वैल्यू डाउन हो सकती है पर धातु की वैल्यू नहीं डाउन होती है। तब ये बात उनको समझ में आई, तो फिर उन्होंने उस स्वर्ण की वैल्यू को समझा और उसको महत्व देना आरंभ किया। क्षतिपूर्ति का अधिकांश भाग फ्रांस को प्राप्त हो रहा था और अमेरिका को युद्ध ऋणों का धीरे धीरे विश्व का मतलब अमेरिका को भी युद्ध के ऋण के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा था। तो अमेरिका और फ्रांस को स्वर्ण के क्षेत्र में इतना अधिक लाभ हुआ कि विश्व का 60% सोना यहीं पर अमेरिका और फ्रांस में जमा हो गया। तो 100 में 60% सोना जब इनके पास जमा हो गया तो इनकी स्थिति अच्छी, अमेरिका फ्रांस, जिससे स्वर्ण सिक्कों का मूल्य बढ़ गया और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। तो उस समय जो आर्थिक मंदी में मुद्रा का तो अवमूल्य हुआ, बैंकों की स्थिति खराब, लेकिन स्वर्ण जिनके पास था, सोना जिनके पास था, उनकी स्थिति अच्छी, जिसमें अमेरिका और फ्रांस ये फिर सोने में लेन देन करने को उन्होंने बढ़ावा दिया। अन्य देशों को तब समझ में आया कि सोने की वैल्यू वैसी बनी हुई है और हमारी मुद्रा तो बिल्कुल मतलब निम्न स्तर पर पहुंच गई है। अभी भी वर्तमान में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं विश्व में जिनकी मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल डाउन है, वेनेजुएला और भी ऐसे देश हैं जो ऋणों के द्वारा अपने राष्ट्र को चला रहे हैं, लेकिन
जब उनको ऋण मिलने बंद हो जाते हैं तो उनकी भी स्थिति ऐसी होती है। तो आर्थिक मंदी का ये नहीं कि ये समय समय पर वही आती रहती है, ये विश्व स्तर पर भी रहती है और ये कभी एक देश विशेष में भी देखने को मिलती है, जब वहाँ का प्रशासन तंत्र अपनी आर्थिक नीतियों को विशेष ध्यान नहीं देता है और उत्पादन, उपभोक्ता, इसमें जब असंतुलन पैदा होता है तो आर्थिक मंदी ऐसी स्थिति में देखने को मिलती है। फिर आर्थिक राष्ट्रीयता, संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता भी इस आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी थी। संकुचित मतलब संकीर्ण, नैरो। तो आर्थिक राष्ट्रीयता भी इस आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी थी। महायुद्ध के बाद सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया। इंग्लैंड जो मुक्त व्यापार की नीति का मतलब पालन कर रहा था, उसने भी उसको नीति को छोड़ा। वह भी राष्ट्रीय उद्योग की सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षण की नीति अपनाने लगा। तो इंग्लैंड जो मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण कर रहा था, उसने भी इसको स्थगित किया और उद्योग सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षण की नीति को अपनाना प्रारंभ किया। तो आर्थिक राष्ट्रीयता ने भी आर्थिक मंदी में अपना योगदान दिया। वॉल स्ट्रीट संकट। अब ये वॉल स्ट्रीट क्या है? ये वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका की शेयर, मतलब शेयर बाजार जो है उसे वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 1929 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में अचानक शेयरों का मूल्य $50 अरब गिर जाना। कितना? $50 अरब गिर जाना इस आर्थिक महामंदी का तत्कालिक कारण बन गया। क्या बन गया? तत्काल कितना अरब डॉलर था? $50 अरब का गिर जाना। अमेरिकी सरकार ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। अमेरिकी सरकार ने यूरोपीय देशों को क्या देना बंद कर दिया? ऋण देना बंद कर दिया, जिससे अनेक यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो वॉल स्ट्रीट संकट ये भी आर्थिक महामंदी के लिए, विश्व की आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे जो आर्थिक क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए हुए था और जब अमेरिका के शेयर इतनी बुरी तरीके से गिर जाते हैं तो इससे विश्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक महामंदी का प्रसार। अमेरिका द्वारा ऋण बंद की घोषणा से ऋण जो दे रखे थे, फिर अमेरिका ने जब देखा कि उन्हें स्वयं नुकसान हो रहा है तो उन्होंने ऋण देना बंद कर दिया और इसकी घोषणा से साथ ही यूरोपीय समृद्धि का स्रोत सूख गया कि वो जो उन पर डिपेंड थे अमेरिका पर, उनकी भी आर्थिक स्थिति फिर ज़्यादा खराब होने लगी तथा पुनर्निर्माण गति भी अवरुद्ध हो गई। यूरोपीय देशों को दोहरे संकट का सामना करना पड़ा। अमेरिका द्वारा ऋण देना बंद करना और दूसरी तरफ वस्तुओं की कीमत में भारी कमी आना, इससे व्यापार भी कम हो गया और पूंजी और मुद्रा से कारखाने बंद होने शुरू हो गए। तो यह आर्थिक महामंदी का प्रसार, जिसमें अमेरिका के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी अन्य देशों को, उस पर रोक लगाने से वहाँ की स्थिति थी उनके सामने दोहरा संकट उत्पन्न हो जाता है और आर्थिक गिरावट देखने को मिलती है और इस प्रकार से व्यापार में भी कमी आती है और एक तरह से जो समृद्धि का जो स्रोत था वो भी सूखता दिखाई देता है। अब है नेक्स्ट आर्थिक महामंदी से निपटने का प्रयास। फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने मंदी से निपटने के लिए कदम उठाया और राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। यह सम्मेलन जून 1933 ईस्वी में लोसान में बुलाया गया, जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सम्मेलन असफल रहा, किंतु आर्थिक मंदी की उग्रता में कमी आई और कई देशों ने मुद्रा प्रसार की दृष्टि से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। तो जो ब्रिया थे फ्रांस के विदेश मंत्री, उन्होंने इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जो कहाँ बुलाया? लोसान में।
लोसान में सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और उस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया, लेकिन यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जा सकता। और लेकिन इस सम्मेलन का ये दूरगामी परिणाम यह निकला कि इससे कुछ सुधार देखने को मिलता है और बहुत से जो देश थे वो स्वयं ही अपनी मुद्रा की कीमतों को गिराते हैं, जिससे कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आर्थिक महामारी से निपटने का पहला जो ब्रिया ने एक अच्छा प्रयास किया। तो आज हमने इस वीडियो में आर्थिक महामंदी के कारणों के बारे में जाना कि आर्थिक महामंदी किन कारणों से विश्व में देखने को मिली और आर्थिक मंदी कब से शुरुआत होती है इसकी 1929 के बाद, और जिसमें हमने आर्थिक महामंदी के कारणों में महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध इसके लिए दोषी माना जा सकता है। और ऐसा नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले कभी आर्थिक महामंदी नहीं आई। नेपोलियन जी जब बड़े युद्ध होते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्षतिपूर्ति और युद्ध में क्षतिपूर्ति के लिए देश एक दूसरे से उधार पैसा लेते हैं ऋण के रूप में। तो ये जब ऋण चुकाने की स्थिति में जब वो देश नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती है और वो आर्थिक मंदी का शिकार होता है। ऐसे ही यहाँ पर विश्व में देखने को मिला। मित्र राष्ट्रों ने ऋण लिए, लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो वो पीछे हटे। इसके बाद है कृषि उद्योगों का यंत्रीकरण अधिक हो गया, उत्पादन अधिक, खपत कम। इससे क्या हुआ कि बेकारी बढ़ी और महामंदी का एक कारण बनकर सामने आया। उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। उत्पादन तो बढ़ता रहा लेकिन खरीदारी कम, क्योंकि बेकारी ज़्यादा, श्रमिकों को बेदखल किया गया क्योंकि अब मशीनें काम करने लगी और क्रय शक्ति में जब नहीं रहती है किसी देश में तो उत्पादन का भी कोई लाभ नहीं। ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। विश्व में स्वर्ण की कमी, बहुत से देशों ने स्वर्ण को कोई महत्व नहीं दिया। अमेरिका, फ्रांस इस पर ध्यान दिए हुए थे और इंग्लैंड भी। तो बाद में जब इन्हें लेन देन स्वर्ण में शुरू कर दिया तो बहुत से देशों को ये समझ में बात आई कि हमें भी ऐसा करना चाहिए था। और इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका, इनके पास विश्व का 60% सोना यहीं पर इकट्ठा हो गया। आर्थिक राष्ट्रीयता ने भी आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी है कि वो महायुद्ध के बाद सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया था। इंग्लैंड ने मुक्त व्यापार की नीति अपना रखी थी, उसको भी छोड़कर उसने संरक्षण की नीति को अपनाया। वॉल स्ट्रीट संकट जो देखने को मिलता है, इसमें ही अमेरिका का प्रसिद्ध शेयर बाजार है, जिस वॉल स्ट्रीट जहां पर अचानक गिरावट आती है और 50 अरब डॉलर यहाँ गिर जाता है मूल्य, शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर। तो इससे अमेरिका में जब आर्थिक महामंदी आई तो इससे दूसरे देशों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक महामंदी का प्रसार पूरे देश में देखने को मिलता है और आर्थिक महामंदी से निपटने का प्रयास ब्रिया द्वारा किया जाता है। लोसान में सम्मेलन होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं, लेकिन कुछ इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं और कीमतों में वृद्धि भी देखने को मिलती है। तो आज हमने इस वीडियो में आर्थिक महामंदी और उसके कारणों को विस्तार से समझा और इसके लिए क्या समाधान किए गए इसको समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी विषय को और अधिक समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।